प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सोमा क्लोनल वेरिएशंस एंड इट्स यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। कायिक क्लोनीय विविधताएं और इसका फसल उन्नयन में उपयोग, क्रायो संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग कायिक क्लोनीय विविधताएं या सोमा क्लोनल वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग चार मेन पॉइंट्स या बिंदुओं के रूप में पढ़ेंगे। ये चार पॉइंट्स हैं: सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रकार या टाइप्स, तीसरा है कारण या रीजंस, और चौथा है फसल उन्नयन में उपयोग यानी यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम पादप उत्तक संवर्धन करवाते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, अभी जो पादप हैं या प्लांट्स हैं उनमें कुछ आनुवंशिक विविधताएं या जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं। ठीक है, और इन विविधताओं को या वेरिएशंस को लक्षण प्रारूप के रूप में या फिनोटाइप के रूप में हम लोग देख सकते हैं, यानी कि विजिबल होती हैं ये। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। अब इसमें होता क्या है, अभी जो गुणसूत्रों की संख्या व संरचना है यानी क्रोमोसोम नंबर्स एंड जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है या परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों के जो लक्षण हैं या कैरेक्टर्स हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं या ट्रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें परिवर्तन या चेंज आता है, जैसे पर्ण की आकृति व रंग यानी लीफ शेप एंड कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा है वृद्धि दर या ग्रोथ रेट जो है पौधे की या प्लांट की, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद स्वभाव या हैबिट जो है पौधे का वो परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा लैंगिक उर्वरता सेक्सुअल फर्टिलिटी जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी जो स्टेरिलिटी है पौधों के अंदर या तो वो बढ़ जाती है या फिर जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वास्तव में ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशंस हैं ये आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं, यानी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं ये, जो पादपों के अंदर या प्लांट्स के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, यानी जनरेशन बाय जनरेशन इनका नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होता है। तो ये हेरिडिटरी होते हैं या हेरिटेबल ट्रेट्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स या प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं अभी, एक तो है आनुवंशिक विविधताएं या जेनेटिक वेरिएशंस, और दूसरी होती हैं अधि आनुवंशिक विविधताएं या एपिजेनेटिक वेरिएशंस। तो ये क्या है भी, इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आनुवंशिक विविधताएं या जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। तो ये वंशागत विविधताएं भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये हेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये आसानी से ट्रांसफर हो जाती हैं। ये एक्सप्लांट या कर्तोत्तक की कायिक कोशिकाओं में है ना, इनकी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं या वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनमें पहले से ही विद्यमान विविधताएं होती हैं, यानी उनकी कोशिकाओं के अंदर पहले से ही ये उपस्थित होती हैं, ये जो वेरिएशंस हैं। ये किस कारण से उत्पन्न होती हैं? अभी उत्परिवर्तनों व अन्य डीएनए परिवर्तनों के कारण। ठीक है, एक तो म्यूटेशन हो सकता है, यानी डीएनए जो है उसके क्षार क्रम में कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो परिवर्तित हो गया मान लीजिए, तो उसको उत्परिवर्तन बोल देते हैं। तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर डीएनए परिवर्तन यानी डीएनए के अंदर कोई और चेंज या परिवर्तन हो सकता है, उसके कारण ये विविधताएं उत्पन्न होती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई होती है, तो उच्च आवृत्ति होती है, यानी कि ये बहुत ही अधिक हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी हैं अधि आनुवंशिक विविधताएं या एपिजेनेटिक वेरिएशंस। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये अवंशागत विविधताएं भी कहलाती हैं, या इनको नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन इनका या स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, ये जिस पीढ़ी में होती हैं उसी में ही रह जाती हैं। तो ये कब उत्पन्न होती हैं? जब हम पादप उत्तक संवर्धन करवाते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं, तो उसके दौरान जो वेरिएशंस या विविधताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उनको एपिजेनेटिक वेरिएशंस हम लोग कह देते हैं। तो ये अस्थायी परिवर्तन लक्षण प्रारूप के अंदर या फिनोटाइप जो होता है या बाह्य लक्षण होते हैं पौधे के, उसमें अस्थायी परिवर्तन या हम कह सकते हैं टेम्पररी चेंज के कारण ये उत्पन्न होती हैं। इनकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी लो होती है, यानी कि ये बहुत ही कम देखने को मिलती हैं पौधों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके कारण या रीजंस।
तो 3 मेन कारण हो सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस के। सबसे पहला आता है कारिकीय कारण या फिजियोलॉजिकल कॉजेस, दूसरा है आनुवंशिक कारण या जेनेटिक कॉजेस, तीसरा है जैव रासायनिक कारण या बायोकेमिकल कॉजेस। तो इन कॉजेस को या कारणों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कारिकीय कारण या फिजियोलॉजिकल कॉजेस। ठीक है, तो जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग पादप हार्मोन बोल देते हैं, है ना, प्लांट हार्मोन बोल देते हैं, तो संवर्धन के संपर्क में अगर आ जाए, ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन में ऐसे ही होता है, हम लोग मीडियम के अंदर या संवर्धन के अंदर पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल देते हैं। ठीक है, तो वो कल्चर के अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं या चेंज कॉज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा संवर्धन की जो परिस्थितियां होती हैं यानी कि कंडीशंस जो होती हैं कल्चर की, उनकी वजह से भी पादपों के अंदर परिवर्तन या प्लांट्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद है दूसरा आनुवंशिक कारण या जेनेटिक कॉजेस। तो ये जेनेटिक लेवल पर या आनुवंशिक स्तर पर जो जीन होते हैं या गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स या डीएनए जो होता है, उसमें परिवर्तन होने के कारण ये सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो ये जेनेटिक कॉजेज में आता है। जैसे सबसे पहले गुणसूत्रीय संख्या में परिवर्तन, जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं उनमें अगर चेंज आ जाए तो ये परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो है एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, एक जो जीनोम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक या दो की कमी या वृद्धि हो जाती है, या तो एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं या फिर एक या दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको किस प्रकार से शो करेंगे, मान लीजिए 2n, ये गुणसूत्रों की टोटल संख्या है, कुल संख्या है कायिक कोशिका के अंदर, प्लस माइनस 1 यानी एक गुणसूत्र कम हो गया या अधिक हो गया, या दूसरा हो सकता है 2n+-2 यानी दो गुणसूत्र कम हो गए या अधिक हो गए। तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, जो जीनोमों की संख्या है, नॉर्मली क्या होता है एक कायिक कोशिका के अंदर दो जीनोम होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा जीनोम किसी कायिक कोशिका में उपस्थित हों तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2n=4x हो जाए, 6x हो जाए, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो ये भी कारण हो सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस के। दूसरा है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो संरचना या स्ट्रक्चर के अंदर जो परिवर्तन है वो कई तरह के होते हैं, जिसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे डिलीशन है, ठीक है, इसके अलावा इन्वर्जन है। डिलीशन में क्या होता है, जो गुणसूत्र है उसका कोई भाग जो है वो अलग हो जाता है गुणसूत्र से या क्रोमोसोम से। इन्वर्जन में क्या होता है, अभी इन्वर्जन के अंदर जो गुणसूत्र का विशिष्ट भाग है या पार्ट है वो अपनी जो लोकेशन है वो 180 डिग्री पर रोटेट होकर या 180 डिग्री पर वो घूम जाता है, जिससे जो जीनों की ऑर्डर है, जो जीनों का या क्रम है वो उल्टा हो जाता है। उसके बाद है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई विशिष्ट पार्ट जो है, स्पेसिफिक पार्ट जो है वो दो बार रिपीट हो जाता है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। और उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि गुणसूत्र का कोई एक विशिष्ट भाग या स्पेसिफिक पार्ट उसके एक पार्ट से या एक जगह से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्थानांतरित हो जाता है, इसको ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। इसके अलावा जीन उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है, जीनों के अंदर अगर म्यूटेशंस हो जाएं तो उसकी वजह से भी सोमा क्लोनल वेरिएशंस उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन है वो कई तरह की हो सकती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, अगर प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो, पिरिमिडिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। जैसे ए और जी क्या है, प्यूरिन्स हैं, तो ए अगर जी में कन्वर्ट हो या जी अगर ए में कन्वर्ट हो तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। उसी तरह से सी यू टी, है ना, सी और टी क्या है आपस में, ये पिरिमिडिन्स हैं, तो सी टी में कन्वर्ट हो, टी जो है वो सी में कन्वर्ट हो तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। दूसरा आता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, अभी प्यूरिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो जाता है और पिरिमिडिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे ए अगर टी में कन्वर्ट हो जाए या सी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसी तरह से जी जो है वो सी में या टी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसी तरह से जो सी है वो ए या जी में कन्वर्ट हो जाए, टी जो है वो भी ए या जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन। उसके बाद आता है इंसर्शन।
ठीक है। इंसर्शन में क्या होता है अभी, कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है, कोई एक अतिरिक्त जो नाइट्रोजनिक क्षार है या न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाता है डीएनए की श्रृंखला के अंदर, जिसको इंसर्शन बोल देते हैं। तो इससे भी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी कमी हो जाती है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीशन। तो इसकी वजह से भी सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्यी जीन उत्परिवर्तन है ना, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर भी जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं। कोशिका द्रव्य में डीएनए उपस्थित होता है, कहाँ पर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। इसके अलावा हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो इस डीएनए में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाए तो भी पादपों के लक्षणों में परिवर्तन या चेंज जो है वो आ जाता है प्लांट्स के कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है सोमा क्लोनल वेरिएशन का। इसके अलावा इसमें आता है नेक्स्ट, ट्रांसपोजोन्स के सक्रियण से, यानी एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं भी, हमारा जो जीनोम होता है या पौधों का जो जीनोम होता है उसके अंदर कुछ ऐसे डीएनए खंड या डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं जो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, है ना। डीएनए के अंदर ही या जीनोम के अंदर ही एक जगह से या एक लोकेशन से वो दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। तो अगर ट्रांसपोजोन्स एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, तो भी पादपों के लक्षणों के अंदर या उनके ट्रेट्स में चेंज या परिवर्तन आ सकता है। तो ये भी एक सोमा क्लोनल वेरिएशन का कारण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीएनए क्षार क्रम, है ना। डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस का या नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो क्रम होता है या सीक्वेंस होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। किस प्रकार से, डीएनए का जो क्षार क्रम है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए या चेंज आ जाए तो उससे भी क्या होता है, वेरिएशंस या विविधताएं जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, आर ई के उपयोग से। आर ई क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो कि डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थानों पर या स्पेसिफिक लोकेशंस पर काटने का काम करता है। ठीक है, तो आर ई का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, डीएनए खंडों के आकार में जो परिवर्तन हुआ है या डीएनए फ्रैगमेंट्स के चेंज में, डीएनए खंडों या डीएनए फ्रैगमेंट्स के साइज में जो भी चेंज आया है या परिवर्तन आया है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा प्रोटीन में परिवर्तन। अब डीएनए पर क्या होता है, जीन्स होते हैं, जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, जैसे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का फिर ट्रांसलेशन होता है और फिर प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो प्रोटीन में अगर कोई परिवर्तन या चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से भी वेरिएशन या विविधता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ मान लीजिए कोई अतिरिक्त खंड या जो पार्ट है अमीनो अम्लों का या अमीनो एसिड्स का वो जुड़ जाए, या फिर कोई प्रोटीन का कोई भाग अलग हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए या रिमूव हो जाए, तो भी जो विविधता है या वेरिएशन है पौधों के लक्षणों में वो परिवर्तन उत्पन्न हो सकती है। विशिष्ट प्रोटीन के स्तर में परिवर्तन, है ना, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर, अगर उसका स्तर, स्तर का मतलब ये है कि प्रतिशत उसका कम हो जाए या बहुत बढ़ जाए तो भी लक्षणों के अंदर जो परिवर्तन है वो आ सकता है। इसके अलावा डीएनए का अगर मिथाइलीकरण हो जाए, मिथाइलेशन ऑफ द डीएनए, अगर मैथिल ग्रुप जो है वो डीएनए के नाइट्रोजनिक क्षारकों के साथ जुड़ जाए तो भी लक्षणों के अंदर परिवर्तन आ सकता है, जिससे विविधता या वेरिएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। मिथाइलीकरण से होगा क्या भाई, जो अनुलेखन की प्रक्रिया है, ठीक है, अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, जिससे लक्षणों में परिवर्तन या चेंज आ जाता है। तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस की। उसके बाद तीसरा आता है जैव रासायनिक कारण या बायोकेमिकल कॉजेस। ठीक है, तो एक टर्म आती है कार्बन मेटाबॉलिज्म। कार्बन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि कार्बन से संबंधित जो भी उपापचय क्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं कोशिकाओं के अंदर, उसको कार्बन मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो अगर उसमें चेंज या परिवर्तन आ जाता है तो उससे जो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है पौधों के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता होती है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पौधों के लक्षणों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टार्च का जो बायोसिंथेसिस है या स्टार्च का जो जैव संश्लेषण है वो अगर कैरोटीनोइड पाथवे के माध्यम से हो, कैरोटीनोइड परिपथ के माध्यम से अगर स्टार्च का जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस होता है तो भी प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, तो इससे भी सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है।
इसके अलावा नाइट्रोजन से संबंधित जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, जैसे पौधों के अंदर नाइट्रो नाइट्रोजन से संबंधित यानी अमीनो एसिड्स जो हैं उनका सिंथेसिस हो सकता है या प्रोटीन का डिग्रेडेशन वगैरह हो सकता है ना। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अगर कोई चेंज या परिवर्तन आ जाता है या फिर प्रतिजैविक रोधिता यानी एंटीबायोटिक के प्रति अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए प्लांट्स के अंदर, तो भी उनमें उनके करेक्टर्स के अंदर या ट्रेट्स के अंदर जो परिवर्तन है पौधों के, वो आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो हो सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस के। उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे फसल उन्नयन में उपयोग या यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहला आता है सस्य रूप से उपयोगी पौधों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर उत्कृष्ट लक्षण यानी कि सुपीरियर जो ट्रेट्स होते हैं वो काइक्लोनियम विविधता से विकसित किए जाते हैं। ठीक है, सोमा क्लोनल वेरिएशन से ही इन ट्रेट्स को डेवलप किया जाता है। तो ये एक बेनिफिट है या लाभ है इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से। उदाहरण के लिए जैसे कुछ फसलें हैं जिनमें ऐसा किया गया है, जैसे धान यानी पैडी, गेहूं, वीट, मक्का, मेज, गन्ना, शुगर केन, जौ, बार्ले, जई, ओट्स, सोयाबीन, आलू, पोटैटो, टमाटर, टोमेटो, गाजर, कैरेट, सरसों, मस्टर्ड, तंबाकू, टोबैको एक्स्ट्रा। दूसरा है रोगों के प्रतिरोधिता, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो बहुत सारी ऐसी फसलें या क्रॉप्स हैं जिनमें सोमा क्लोनल वेरिएशंस या काइक्लोनियम विविधताओं के उपयोग से डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप की गई है या रोग रोधिता को विकसित किया गया है। तो कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। धान यानी पैडी, गेहूं, वीट, मक्का, मेज, गन्ना, शुगर केन, जौ, बार्ले, आलू, पोटैटो, टमाटर, टोमेटो, गाजर, कैरेट, तंबाकू, टोबैको, सेब, इस एप्पल बोल देते हैं इसको, केला, बनाना। इसके अलावा अल्फा अल्फा जिसको ल्यूसर्न के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फोडर क्रॉप है। तो इन फसलों के अंदर रोग रोधिता जो है वो उत्पन्न की गई है काइक्लोनिया विविधताओं के उपयोग से। तीसरा है अजैविक प्रतिबलों से रोधिता, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या रोधिता विकसित की गई है काइक्लोनिया विविधता के उपयोग से, जैसे हिमीकरण सहिष्णुता या फ्रीजिंग टॉलरेंस भी बोल देते हैं। बहुत कम तापमान जो है वो फसलों के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसको सहन करने की जो क्षमता है वो विकसित की गई है कुछ फसलों में, जैसे गेहूं के अंदर या वीट के अंदर। ठीक है, दूसरा है लवण सहिष्णुता या सॉल्ट टॉलरेंस। तो सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट या लवणता बहुत ज़्यादा है तो भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इनके अगेंस्ट भी सहिष्णुता या सहन करने की जो क्षमता है वो काइक्लोनियम विविधता से विकसित की गई है। कुछ क्रॉप्स के नाम ध्यान में रखने हैं आपको, जैसे धान के अंदर, मक्का में, है ना, यानी मेज, और तंबाकू यानी टोबैको के अंदर। तीसरा है एल्यूमिनियम सहिष्णुता या एल्यूमिनियम टॉलरेंस। तो अगर एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है अगर इसकी सॉइल के अंदर अधिकता हो जाती है तो इसको मिनरल टॉक्सिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं आविषाणुता। ठीक है, खनिज आविषाणुता बोल देते हैं इसको। तो इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप की गई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रॉप्स के नाम ध्यान में रखने हैं, गाजर, कैरेट, ज्वार, सोरगम, है ना, टमाटर, टोमेटो। नेक्स्ट आता है शाकनाशियों से रोधिता, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स। तो हम लोग जो हर्बिसाइड या शाकनाशी जो है उनका छिड़काव करते हैं तो उनका फसली पौधों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे फसली पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उपज यील्ड के ऊपर बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फसलों के अंदर रेजिस्टेंस या रोधिता विकसित की गई है सोमा क्लोनल वेरिएशंस के उपयोग से, जैसे तंबाकू जो है, टोबैको जो क्रॉप होती है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस या रोधिता विकसित की गई है किसके प्रति, कुछ हर्बिसाइड्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं अभी, ग्लाइफोसेट, सल्फोनिल यूरिया और पिक्लोरम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा गाजर के अंदर जो कैरेट की क्रॉप है उसमें ग्लाइफोसेट के प्रति जो रोधिता है वो विकसित की गई है सोमा क्लोनल वेरिएशन से। इसके अलावा कमल, लोटस जिसको बोलते हैं, है ना, निलंबियम बोल देते हैं इसको, नेशनल फ्लावर भी है। तो इसमें 2,4-D जो कि एक हर्बिसाइड है उसके अगेंस्ट रोधिता या रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप की गई है सोमा क्लोनल वेरिएशन से। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीज गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन सीड क्वालिटी। तो एक प्लांट का नाम आपने सुना होगा अभी, लेथाइरस सटाइवा। ठीक है, लेथाइरस सटाइवा या इसको मीठी मटर भी बोल देते हैं।
तो लेथाइरस स्टाइवा जो होता है, इसके बीजों की एक नई किस्म या न्यू वैरायटी डेवलप की गई है जिसका नाम है लेथाइरस बायो L212। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है सोमा क्लोनल वेरिएशंस के उपयोग से काय कॉलोनियल विविधता के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो लेथाइरस स्टाइवा के बीज होते हैं उनमें एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसकी वजह से लेथाइरिज्म हो जाती है। लेथाइरिज्म क्या है, भी एक तरह का लकवा है जो कि लोअर लिम्स का होता है, यानी कि हमारी टांगों का लकवा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो किस्म विकसित की गई है लेथाइरस बायो L212, इसके जो बीज हैं उनमें टॉक्सिन नहीं होता है, ये टॉक्सिन रहित होते हैं। तो ये भी इसका फायदा या बेनिफिट होता है अभी। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन है, यानी कोशिकाएं, उत्तक या अंग हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लंबे समय तक या लॉन्ग टाइम तक जीवित बने रहें। ठीक है, अलाइव बने रहें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी बहुत कम तापमान पर, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर उसको ठंडा करते हैं, है ना, कूल करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं और फिर उसको संग्रहित कर लेते हैं या उसको स्टोर कर लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं अभी। तो जब क्रायो सुरक्षक, है ना, क्रायो प्रिजर्वेंट्स होते हैं, इनकी उपस्थिति में क्या होता है, तापमान को कम किया जाता है, टेम्परेचर को लो किया जाता है। तो इससे होता क्या है, अभी जो पादप की कोशिकाएं हैं या उत्तक हैं, यानी सेल्स या टिश्यू जो होते हैं प्लांट के, वो जीरो मेटाबॉलिज्म व अविभाजित अवस्था तक लेकर जाया जाता है। जीरो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म या उपपचय क्रियाएं चल रही होती हैं वो जीरो हो जाती हैं, यानी कि वो रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, अविभाजित अवस्था का मतलब ये है कि जो कोशिकाएं हैं जो विभाजन कर रही होती हैं, है ना, मेरिस्टेम या विभाज्योतक की कोशिकाएं जो विभाजन कर रही होती हैं वो विभाजन करना छोड़ देती हैं या विभाजन उनमें रुक जाता है, तो उसको अविभाजित अवस्था या अनडिवाइडिंग स्टेज बोल देते हैं। तो उस तक इसको लेके जाया जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत है। अब क्रायो संरक्षक या क्रायो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम लोग किस किस का उपयोग कर सकते हैं अभी। तो इसके अंदर ठोस CO2 का उपयोग कर सकते हैं जो कि तापमान उसमें होता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड। डीप फ्रीजर का उपयोग कर सकते हैं, इसमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। वाष्पीकृत नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। इसके अलावा द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं जिसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्रायो सुरक्षक या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या होता है। तो ऐसे रसायन या केमिकल्स जो कोशिकाओं या ऊतकों को शीत क्षति से बचाते हैं। ठीक है, यानी जब हम सेल्स को या कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो उनके सेल्स के डैमेज होने की, क्षति होने की या ऊतकों की क्षति होने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसके तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ ऐसे रसायन मिला देते हैं जो कि कोल्ड डैमेज या शीत क्षति जो होती है उसको रोक देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रायो सुरक्षक या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। तो इसके रूप में कौन कौन से केमिकल्स का यूज जो है वो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें सुक्रोज का यूज किया जा सकता है जो कि एक शर्करा है। इसके अलावा अल्कोहल, एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। ग्लाइकोल का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा DMSO का उपयोग भी कर सकते हैं, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हैं भी क्रायो सुरक्षक या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो कि कोल्ड डैमेज या शीत क्षति को रोकने का कार्य करते हैं। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।